Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. And in this video we are going to further discuss equation of motion, velocity time graph, displacement time graph. Velocity time graph and displacement time graph मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। उसका कुछ एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस, क्या उन ग्राफ का मीनिंग निकलता है, ठीक है। और इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने वेलोसिटी बताया था, एक्सेलरेशन बताया था, स्पीड डिस्टेंस बताया था, इनमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इनको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब लॉस किसने दिए हुए हैं, न्यूटन ने दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले एक टॉपिक रह गया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। छोटा सा है, इसको देख लो पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं किसको है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बताया तो था मैंने। एक्सिस इस टाइप से तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये ज़ीरो से इधर जो हमारी एक्सिस है, ज़ीरो से इधर की साइड यानी कि राइट साइड जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ज़ीरो से लेफ्ट साइड जो है वो माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होंगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी मैथ्स में, वही है। तो ये एक्स एक्सिस है। सिमिलरली ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे -y, 1 2, इस तरह से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। नंबर लाइन यही होती है ना, जिससे ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन नंबर लाइन लिया, उन तीन नंबर लाइन जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है यहाँ की, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर है। मतलब किसी भी दो एक्सिस को ले लो, वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो तीनों एक्सिस जो ये हैं ये आपस में हम कह देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और इनका एक सेंटर है जिसको हमने बोला ओरिजिन, यहाँ पे हमने ओ से डिनोट किया उसको, ठीक है। तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, जहाँ पे क्या है एक ओरिजिन है। और इसका यूज़ क्यों हम करते हैं, जैसे हमने पोजीशन बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है, एक्सेलरेशन बतानी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो हम इसके थ्रू से निकाल सकते हैं। ओरिजिन क्या है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट या कह दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये देखो यहाँ पे एक्स भी मिल रही है, वाई भी मिल रही है, जेड भी मिल रही है, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने ओरिजिन कहा। ये रेफरेंस पॉइंट है, हम कहीं भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 0 0 0 पे ही मिले, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तीन एक्सिस आपस में मिल रही है वो 0 0 0 पे ही मिलेंगी, किसी भी पॉइंट पर मिल सकती है। तो ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ काइनामेटिक्स भी इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है कि डेराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 नंबर की इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी, और 2 नंबर का एक अटैच कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और इसमें से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पेपर में पक्का आने वाली है, ठीक है, हर बार आती है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, और जो बाकी 2 नंबर है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और कई बार 5 मार्क्स में भी डायरेक्ट डाल देते हैं कई टीचर्स। तो इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, साथ साथ इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कीजिएगा। बार बार, 2 बार 3 बार नोट्स को बंद करके खुद लिख के देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अपनी गलतियां चेक करो कि हमने कहाँ गलतियां की है। और एक और बात, इसमें छोटी से छोटी चीज़ की देखो वैल्यू है। अगर फिजिक्स में तुम एक पॉइंट भी लगा देते हो, ऐसे तुमने पॉइंट लगा दिया, सपोज मैंने ये ए लिखा है और इसके ऊपर ये डॉट लगा दिए, गलती से लग गई डॉट मेरे लिए, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये डॉट लगने का मीनिंग होता है वेक्टर। ये जैसे कि ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ, ठीक है। ये डॉट का मीनिंग भी होता है वेक्टर। अगर मैं सपोज मैंने डिस्टेंस लिया, ठीक है, एस से डिनोट किया। अब डिस्टेंस मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन आपने इसके ऊपर डॉट लगा दिया, गलती से लगा दिया, लेकिन यहीं पे आपके सारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। तो आप डॉट लगा दोगे तो वो वेक्टर बन जाएगी,
तो इसलिए इसमें जो है फिज़िक्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगी। यहाँ पे देखो हम डी हर जगह यूज़ कर रहे हैं, dv/dt, ठीक है। तो ये dt क्या है, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन भी यूज़ करेंगे। तो ये पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो क्या है डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखो मान लो मेरे पास कोई भी मैं एरिया ले लेती हूँ, ये मेरे पास इतना बड़ा आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये तो एक रेगुलर बॉडी है, अगर एक मैं इरेगुलर बॉडी भी ले लूँ, कोई पहाड़, इसका एरिया तो आप कहोगे कि हाँ इसका एरिया का तो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ो फिलहाल। ऐसी चीज़ बताते हैं जिसका आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है। ये कोई पहाड़ है, ठीक है, आपने इसका एरिया निकालना है। अब इतना बड़ा पहाड़ है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, बहुत एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसका एरिया निकाल देते हैं। अब ये कंप्लीट जो पहाड़ है इसके एरिया को हमने बोला 1, तो जो ये छोटा सा एरिया हमने लिया है, इस छोटे से एरिया को हम बोलते हैं dA, ठीक है। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके आगे हम ये डिफ्रेंसिएशन डी लगाते हैं। तो हमने एक बहुत छोटा सा एरिया dA निकाला, ठीक है। और ऐसे इसमें बहुत और छोटे छोटे एरिया होंगे, 1 2 3 4 5, ये इतने सारे एरियाज होंगे, और इन सब एरिया का सम करेंगे तो हमारे पास ये कैपिटल A आ जाएगा, पूरे पहाड़ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, dA को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये मैंने जो साइन लगाया है ये ऐसा बनाया है, ये क्या इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है। हम dA को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, सम करना। ये जो बहुत छोटे छोटे एरिया निकाले हैं इन सब का सम करके हमारे पास A आएगा। लेकिन अगर दो एरिया हो, 3 एरिया हो, तो हम उसका सम कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन बहुत सारे हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। और ये तो ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का है, डिफ्रेंसिएशन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। डिफ्रेंसिएशन के अपने अलग रूल हैं मैथ्स में, और इंटीग्रेशन के अपने अलग रूल हैं। इसके जितने भी रूल्स हैं वो सब रूल्स तो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी जो जो फिज़िक्स में यूज़ होगा वो मैं साथ के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। आई होप आपको डी का और ये साइन का मीनिंग अभी पता चला होगा। इसमें जो आगे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कराती हूँ, इसमें मैं साथ के साथ आप लोगों को क्लियर करूँगी। देखो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक्स है इसकी फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो क्या कर रहे हैं हम, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन बना दिया। अगर एक पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। मैंने बताया था एक्सेलरेशन कल कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर ये भी बताया था मैंने, अगर हम इंस्टेंटेनियस लेते हैं तो वहाँ पे डी वी बाई डी टी आता है, ठीक है। वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन लगता है जहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, ये डी टी इधर चला जाएगा, तो डी वी क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू डी टी ए वेक्टर इंटू डी टी। यहाँ देखो वी के ऊपर वेक्टर लगा है, ए के ऊपर वेक्टर लगा है, टी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगा है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगा है, लेकिन जो टाइम है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए हमने इस पर नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो डी वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डी टी आ जाएगा यहाँ से। अब हमने क्या करना है, मैंने भी बताया था, जैसे डी ए है वो बहुत छोटा एरिया है, उस सबको सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन लगाते हैं। ऐसे जो डी वी है ये छोटी वेलोसिटी है, मतलब बहुत थोड़े टाइम डी टी टाइम के लिए वेलोसिटी क्या है, डी वी है। तो अगर मुझे पूरे टोटल टाइम में वेलोसिटी चाहिए
तो मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। तो मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन जब भी होगा दोनों साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और राइट साइड पे भी लगा दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक लिमिट होती है। जैसे ये यहाँ क्या है, dv है मेरे पास, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या है, देखो वेलोसिटी जब एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हो रहा था तब उसकी वेलोसिटी u थी, लेट्स सपोज, ठीक है। और जब वो पार्टिकल किसी दूसरे टाइम में, सपोज 5 मिनट पे उसकी वेलोसिटी u है और 10 मिनट पे उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी v। तो लोअर लिमिट आ गई u और अपर लिमिट आ गई v। जिसके आगे d लगा है उसी की लिमिट्स लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो a वेक्टर और dt है, दो है यहाँ पे, a भी है और dt भी है, लेकिन d किसके आगे लगा है, t के आगे लगा है, तो डिफ्रेंसिएशन t का हो रहा है, तो t की लिमिट लेंगे। अब टाइम जब 0 था तब हमने u वेलोसिटी ली है और टाइम t पे हमने v वेलोसिटी ली है, तो टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से t तक, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के साइन पे 0 और t लगाया। उसके बाद आई होप यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद हम देखो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, 0 से t dt, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन dv। अब ये देखो dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा v, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये v और लिमिट क्या थी u और अपर लिमिट v। a हमने बाहर कांस्टेंट ले लिया था, इधर की साइड क्या था dt का इंटीग्रेशन करेंगे t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। तो अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वेरिएबल होता है उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट। तो एक बार क्या आएगा v वेक्टर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे v में तो v की जगह क्या आ जाएगा u वेक्टर, तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर। इधर देखो a और यहाँ क्या आएगा t माइनस 0, t माइनस 0 क्या हो जाएगा t, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया और v u उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्केलर फॉर्म में लिखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आपके एग्जाम में अगर ये वाली इक्वेशन पूछी हुई है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करोगे। अगर आपको स्केलर फॉर्म में पूछी हुई है तो यहाँ पे वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, सिंपली सॉल्व करोगे, सिर्फ वेक्टर हटाना, बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लिखा है कि ओनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, तो आप जैसे ही कराया हुआ है वैसे ही एक्सेप्ट लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसको नहीं क्लियर है एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके देखो, एक बार दोबारा से कर लो, लेकिन इसकी रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्लियर हो भी गया तो वो आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा, अदरवाइज सब चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी से। वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं स्मॉल, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे, तो v वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डी एस वेक्टर आ गया, डी एस वेक्टर। अब v वेक्टर हमने अभी पीछे निकाला है, क्या है, u वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, वो यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब s की लिमिट क्या है, 0 से s, और यहाँ u प्लस ए टी डी टी, डी टी की लिमिट क्या है, 0 से t। उसके बाद ds का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा s, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो u, अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये दोनों के साथ अलग अलग होगा, u dt होगा, dt का क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो ut लिख दिया मैंने, प्लस at का अलग होगा, देखो यहाँ पे ऐसे u dt प्लस at dt, ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का क्या आ जाएगा, t, प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, t इंटू डी टी, यही होगा। और इंटीग्रेशन t dt,
इसका फॉर्मूला होता है पावर में एक ऐड डिवाइड बाय सेम पावर, ठीक है। जैसे टी एंड डी टी, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसकी पावर में जो भी है इसकी पावर में एक सम हो जाएगा और नीचे सेम पावर आ जाएगी n+1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, टी डी टी था, तो मैंने क्या किया, इसकी पावर 1 थी तो पावर में एक बढ़ा दिया, 1 और 1 2 और नीचे सेम पावर, तो आ गया t²/2। तो यही हमने यहाँ पे करा है t²/2। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद हमने क्या किया, एस वेक्टर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो ये जो एस है इसमें एक बार एस पुट करेंगे माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, एस आएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक बार टी पुट करेंगे, तो टी पुट करेंगे तो टी में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। एक बार टी को 0 पुट करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, अब देखो v = u+at है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके t निकाल लिया, इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके। ये v माइनस, इसको आगे सॉल्व करेंगे, v - u = at बनेगा। यहाँ से t निकलेगा v - u/a, ठीक है। इस टाइम की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी निकली थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। बहुत इजी है, इसको सॉल्व करके आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बता भी दूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे भी नीचे a है, यहाँ पे नीचे 2a है, तो एक 2a इधर की साइड चला गया, 2as आ गया। यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ क्या आ गया, 2uv - 2u² आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो 2a तो ऊपर चला गया, यहाँ क्या रह गया, एक a रह गया, ठीक है। a के सॉरी नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे a² होगा तो a के ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो 2a बचेगा वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो ऊपर v - u का स्क्वायर खुलेगा, v² + u² - 2uv। इस वाले 2uv से ये वाला 2uv कैंसिल और -2u² + u² क्या आ जाएगा, -u² और ये प्लस क्या आ गया, v²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी। तो ये तीन थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन nth सेकेंड, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, देखो ये सपोज t = 3 सेकेंड है, ये t = 4 सेकेंड है। अब इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, t जब 4 है यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस t4, और जब t3 है वहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ s3 है और t4 तक डिस्टेंस s4 है। तो हम क्या करेंगे, s4 में से s3 माइनस कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। वही हमने किया है, sn - sn - 1, nth डिस्टेंस में से n-1 वाला डिस्टेंस माइनस किया है। तो ये nth सेकेंड में जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू क्या आएगी, S मैंने कहा था ut + हाफ at², सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल लिया, ठीक है। Sn यानी कि t की जगह n पुट कर दो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे un + हाफ an² आ जाएगा, माइनस अब n की जगह क्या करना है, t की जगह n-1, तो un-1 + हाफ an-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये un है, यहाँ पे भी नेगेटिव un है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हाफ an² है, यहाँ पे भी हाफ a है, ये कॉमन आ जाएगा a/2, और n² - n-1 का स्क्वायर को सॉल्व करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद कुछ हमारे पास ग्राफ है जो हम लोगों ने एनालाइज करने हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो मैंने कल भी बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग केस है। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, dv/dt होता है,
ठीक है। तो जो यहाँ पे देखो रिलेशन किस में है, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में और टाइम में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। ये वेलोसिटी इस एक्सिस पे, ये एक्सिस टाइम एक्सिस, ये एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस, इसमें कुछ भी लिख लो, ठीक है। स्लोप क्या होता है कि ये जो लाइन है ये इस वाली एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है वो क्या होता है, स्लोप होती है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो ये नीचे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज नॉन एज स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम जनरली tan थीटा से डिनोट करते हैं, क्लियर। यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, ठीक है। क्योंकि देखो स्लोप को निकालने का एक फॉर्मूला ये थीटा है, ठीक है। स्लोप को निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाला, यानी कि y बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, तो थीटा v बाई टी आ जाएगा। tan थीटा निकालेंगे यहाँ इस वाले ट्रायंगल से, अगर हम ये v है तो ये भी v है। अगर इस वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, v बाई टी। तो यहाँ v बाई टी क्या है, a है, यानी कि इस वाले ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। अब देखो फर्स्ट वाला ग्राफ, इसमें थीटा 0 है, ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो इस वाली इक्वेशन से स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सेकंड वाला ग्राफ देखो, उसमें क्या है, ये देखो थीटा इस पॉइंट पे भी ये है, थोड़ी दूर हम निकालेंगे इस पॉइंट पे भी वही है, यानी कि थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो इस वाली इक्वेशन से देखो थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, ये हमें ग्राफ से देखने को मिल रहा है। तो पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, अब थोड़ा ये देखो यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और यहाँ, तो ये एंगल बड़ा आ गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों में डिफरेंस है, ये थीटा 1 ये थीटा 2। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एंगल इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एंगल इंक्रीज़ कर रहा है अगर, तो क्या होगा, थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, एंगल इंक्रीज़ कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, और स्लोप इंक्रीज़ करेगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ करेगा। तो एक्सेलरेशन, तो ये ग्राफ किसका है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ठीक है। अगर आपको आ जाए कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या है, वीटी ग्राफ में ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे थीटा देखो ये, और ये थीटा जो है ये 90 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है, जिस भी पॉइंट पे निकाल लो यही आएगा। तो थीटा कांस्टेंट है और 90 से बड़ा है, तो हमारे पास क्या आएगा थीटा 90 से बड़ा है तो अबव 90 देखो साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो tan कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। tan नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगी, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो पार्टिकल नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। नेक्स्ट ग्राफ देखो, इसमें क्या है, थीटा जो है वो लेस देन 90 है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल देखो, थीटा क्या है यहाँ पे 90 से कम है, 90 से कम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी और कांस्टेंट आएगी, ठीक है। अब देखो हमने अभी बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है उससे हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। एक यहाँ से ये भी देखो a dv बाई डी टी है, तो यहाँ से dv क्या आ जाएगा, a इंटू डी टी। तो अगर हमें एरिया और टाइम यानी एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है, AT ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं,
वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एरिया अंडर और ए डी टी देखो मल्टीप्लिकेशन है एक्सेलरेशन और टाइम की, और मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है हमारे पास एरिया। तो जो एरिया अंडर एटी ग्राफ आएगा, ठीक है, एटी ग्राफ के अंडर का एरिया वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अब एटी ग्राफ के अंडर कुछ भी एरिया आ जाए, जैसे ये है ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन है टी। अब मैंने एटी ग्राफ ऐसे बना दिया, तो अब ये ग्राफ के अंडर का एरिया यानी कि ये वाला पूरा ये अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो इसके अंडर का एरिया जो है ये सारा, ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ये चीज़ है यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds/dt। जैसे a = dv/dt था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या दे रहा था, एक्सेलरेशन। यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, और जो स्लोप होगी st ग्राफ की वो किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी के इक्वल। तो स्लोप ऑफ st ग्राफ किसके इक्वल आ गई, वेलोसिटी के इक्वल। कंसेप्ट सेम लगना है। यहाँ पे देखो थीटा 0 है, थीटा 0 है तो क्या होगा, स्लोप 0, स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो पार्टिकल किस पे, रेस्ट पे है। तो इस ग्राफ को एनालाइज करने को बोलेंगे तो आप कहेंगे ये ग्राफ है व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। सेकेंड वाला ग्राफ देखो, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट देखो, इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। तो पार्टिकल मूव कर रहा है किसके साथ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। यहाँ देखो क्या है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू इतनी आ रही है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और ए क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या है, रिटार्डेशन का केस है, जहाँ पे ए नेगेटिव होता है मीन्स रिटार्डेशन है। ये वाला नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ठीक है, तो वी भी नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन 0 होगी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी देती है। अगेन यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी डी टी क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ हमारे पास होगा उसके अंडर का एरिया हम निकालेंगे, तो वो एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो वो क्या होगा, टोटल एरिया। अगर हमें डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब उसके अंडर डिस्टेंस भी कह सकता है निकालने को, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता है। अगर हमें डिस्टेंस निकालने को कहे तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया आएगा, टोटल एरिया, वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। जैसे कई बार ग्राफ ऐसे आ जाएगा, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये एरिया भी आ गया, ये भी। डिस्टेंस कहा तो टोटल एरिया, ये प्लस ये वाला एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया। और अगर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो ये पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया। तो ये कुछ इसमें कंसेप्ट था देखने वाला। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।